आर्मी सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरजीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और इसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। यदि आप नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये जो पॉलिटी का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले में है उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। दूसरे में है उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तीसरा देखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा कथन ये गलत चुनना है इसमें। तो इसका आंसर जो होगा वो 1 और 2 होगा, क्योंकि यह जो उद्देशिका है ये संविधान का भाग है और ये विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित नहीं करता। ओके, ये सही है। उद्देशिका जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पहले में है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथनिरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी। बी में है पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी। सी में देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, साम्राज्यवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष। डी में देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका सही क्रम बता रहा है कि प्रस्तावना में किस क्रम से दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विभक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये प्रस्तावना में दिया गया। प्रस्तावना याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, और इसमें देखिए संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया गया। ओके, ये है डेट इम्पॉर्टेंट। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य का प्रस्ताव से हुआ, इसलिए इसे उद्देश्य का कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे क्रम से हुई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में साम्राज्यवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया है, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। ऑप्शन ए मूल दर्शन है, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ऑप्शन सी साम्यवादी स्वरूप है, ऑप्शन डी नास्तिक राज्य है। इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा। प्रस्तावना क्या है तो मूल दर्शन है। ठीक है, संविधान का मूल दर्शन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति होना, ऑप्शन बी केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, ऑप्शन सी में है आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेना, जैसे भारत अभी है स्वतंत्र निर्णय लेती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए क्या होगा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। ओके, लोकतंत्र के 2 प्रकार है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ओके, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में निभाती है।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में अप्रत्यक्ष भागीदारी आती है और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी जो कार्य करता है, कार्यकारिणी अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका जो विधि बनाता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के संदर्भ में समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? तो ऑप्शन ए, पहले में देखिए उद्देश्य का, दूसरे में मूल अधिकार, तीसरे में राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व और 4 में है मूल कर्तव्य। ऑप्शन ए में 1, 2, ऑप्शन बी में है 1 और 3, ऑप्शन सी में 1, 2, 3, ऑप्शन डी में सभी। तो बताइए कि इन सब के आदर्शों में क्या सामाजिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है? तो उद्देशिका में तो है, और किसी में है क्या? मूल अधिकार में तो नहीं है, मूल अधिकार में नहीं है। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व में है, मूल कर्तव्य में भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 3। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा राजकीय नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। राजकीय नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सुरक्षित रखेगा ताकि सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके, सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके। और यह नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? पहले में है संविधान के अधिकार का स्रोत है ये, दूसरे में है भारतीय राज्य की प्रकृति को संदर्भित करता है, तीसरे में है संविधान के उद्देश्य हैं और 4 में है संविधान लागू होने की तिथि। ऑप्शन ए में 1, 3, ऑप्शन बी में 1, 4, ऑप्शन सी में 3, 4, ऑप्शन डी में सभी। तो आप ये देखिए प्रस्तावना आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं कि क्या क्या आप देखते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या, प्रकृति क्या, उद्देश्य है और तिथि। ऑप्शन डी होगा इसमें से। संविधान के अधिकार का स्रोत, हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। दूसरे में कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान का उद्देश्य क्या है? तो न्याय है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को दिया गया, उसमें है ना, उसमें कि 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम में समर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना में दिया गया है। ओके, और ये याद कर लीजिएगा कि प्रस्तावना में 2006 दिया हुआ है विक्रमी। यह क्वेश्चन आ चुका है। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? पहले में है धर्म की स्वतंत्रता, दूसरे में है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरे में अवसर की स्वतंत्रता, चौथे में राजनीतिक स्वतंत्रता, पाँचवें में है विचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए 1, 2, 5, ऑप्शन बी 2, 4, 5, ऑप्शन सी 1, 5 और डी में है सभी। तो प्रस्तावना में क्या ये किन किन स्वतंत्रता की बात की गई, आप बताइए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो क्या क्या दिया हुआ है? विचार, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, और तो कुछ नहीं है। तो 1 और 5 होगा ऑप्शन सी। ओके,
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, चौथा है बंधुत्व। ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में है 1 2 3, ऑप्शन सी में है 1 2 4, ऑप्शन डी में सभी है। तो क्या 42वें संविधान संशोधन के तहत चारों जोड़े गए थे क्या? बताइए। ऑप्शन बी होगा। ओके, बंधुत्व नहीं जोड़े गए थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? पहले में उद्देश्य का, दूसरे में मूल अधिकार, तीसरे में राज के नीति निर्देशक तत्व और डी में मूल कर्तव्य। तो बताइए किस में झलकता है? ऑप्शन ए, उद्देश्य का में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है, दूसरा में कि प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने हेतु बाध्य है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान का अभिन्न अंग तो है, परंतु विधायी शक्तियों का उपयोग करने हेतु बाध्य नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1973 में आया है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ओके, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसके प्रावधान न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किए जाएंगे। ओके, ये याद कर लीजिएगा। और ये 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया है, ये डेट वाइज याद कर लीजिएगा। और 1973 में तो प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने सर्वसहमत से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? पहले में है 13 दिसंबर 1946 को, दूसरे में है 22 जनवरी 1947, तीसरे में 30 जून 1947 और डी में है 26 नवंबर 1949। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा गया है, ABCD होना चाहिए। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पुनः स्थापित किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ये क्वेश्चन आएगा, कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया। पहले में है संप्रभु गणराज्य, दूसरे में है लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरे में समाजवादी गणराज्य, चौथे में है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। इसमें सही चुनना है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 1 2, ऑप्शन सी में 2 3 4, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन बी, इसका आंसर बी होगा। संप्रभु गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन, समाजवादी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया 1976 में। 15 देखिए कि भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें है, पहले में है कि इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं, दूसरे में कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं,
तीसरे में कि इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो बताइए। शामिल किए जा सकते हैं, समाविष्ट किए जा सकते हैं। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट किए जा सकते हैं और इसमें अनुपार्जित भूभाग समाविष्ट किए जा सकते हैं, ये भी शामिल किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ओके, ये याद कर लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ओके, भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम एवं संघ शब्द शासन का नाम को दर्शाता है। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहले में कि इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरे में है कि इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। तीसरे में है कि इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है, क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 1 और 2, ऑप्शन सी में है 1 और 3, ऑप्शन डी में सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह के विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लाया जाता है। इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति क्या होती है? अनिवार्य नहीं होती है, ये गलत है। और इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों की सीमाओं या नामों या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व ही संसद में पेश किया जा सकता है। ओके, इसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व सिफारिश के बाद ही इसे पेश किया जाएगा। दूसरे में देखिए कि विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्यों के विधानमंडल के विचार हेतु रखा जाता है, भेजता है। विधानमंडल कि यह विचार मानने हेतु बाध्य नहीं होता। ओके, ये याद रखिएगा कि बाध्य नहीं होता। ओके, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नामों में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। प्रभावी जो हुआ, ये इम्पोर्टेंट है डेट, कि 31 अक्टूबर 2019 को इसे प्रभावित किया गया। फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव को संघ राज्य क्षेत्रों में विलय कर दिया गया और 26 जनवरी 2020 से एक नया संघ राज्य क्षेत्र बन गया। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहले में फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। दूसरे में है
धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। तीसरे में है कि जेबीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 3, ऑप्शन सी में 2 और 3, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 3 होगा। डिस्क्रिप्शन देखिए। भारत की आज़ादी के बाद पूरी तरह से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सवाल पर विचार करने के लिए कुछ समितियां स्थापित की गई, जैसे धर समिति, धर समिति, जेबीपी समिति और फजल अली समिति। देखते हैं धर समिति के बारे में। तो धर समिति का गठन जून 1948 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जांच के लिए इसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। भाषाई तत्वों के बजाय वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किया। तो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। ठीक है, जेबीपी समिति देख लेते हैं। दिसंबर 1948 में गठित जेबीपी समिति, जिसमें कौन कौन थे सदस्य, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के रूप में भाषा को आधार जो माना उसको खारिज कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र राज्य के रूप में पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए विवश होना पड़ा। नए राज्यों के लिए लंबे समय तक लोकप्रिय आंदोलन चला और 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। और इसके बाद देखते हैं फजल अली आयोग। सरकार ने एक बार फिर दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग के इस संबंध में पुनः जांच के लिए नियुक्त किया। इसके 2 सदस्य थे जो इम्पोर्टेंट है, के.एम. पनिक्कर हैं और हृदयनाथ कुंजरू हैं। लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। इसने भी खारिज कर दिया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। पहले में है लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णामाचारी, बी में है बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन, सी में है बीपी मेनन, अम्बेडकर और डी में है अम्बेडकर और कृष्णामाचारी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी होगा। 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, किसके निर्देशन में, तो वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय का गठन किया गया। उन्हें भारत के देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया, जिसमें सहयोगी के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन, बीपी मेनन ने प्रमुख भूमिका निभाई। 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट है ये। अन्य रियासतों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया। पहले ऑप्शन ए में जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, तीसरे में सी में देखिए उदयपुर, कपूरथला और जम्मू कश्मीर, डी में हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो इसका आंसर क्या होगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ब्रिटिश भारत में लगभग, ये इम्पोर्टेंट है, 552 देशी रियासतें थी, जिसमें 549 भारत में आसानी से विलय हो गई। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन पोलो था। ऑपरेशन पोलो। और जम्मू कश्मीर को जो विलय पत्र के आधार पर किया गया था।
तो ये क्वेश्चन लास्ट था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।